हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का द साइंस मैजिक में स्वागत है। जैसा कि अपने बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर के केमिस्ट्री के मॉडल पेपर चल रहे थे, मैंने इससे पहले 2 मॉडल पेपर आपको करवा दिए हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। अब देखो, अगला और अपना 3rd नंबर जो मॉडल पेपर है उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको पूछ रहे हैं, जो त्रिज्या अनुपात है इसके बारे में पूछा आपको। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका त्रिज्या अनुपात क्या होता है। सिंपल सा है, त्रिज्या अनुपात जो होता है वो आर धनायन की त्रिज्या बटा ऋणायन की त्रिज्या, रेडियस ऑफ केटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अगला देखो, सेकंड नंबर क्वेश्चन है जिंक ब्लेंड जेडएनएस को बोला जाता है जिंक ब्लेंड के लिए उप सहसंयोजक संख्या है। कहने का मतलब जो सहसंयोजक संख्या उसका अनुपात क्या है जिंक ब्लेंड के लिए। इसके लिए जो उप सहसंयोजक संख्या का अनुपात जो है वो है 4:4 होता है। ठीक है, अब देखो, सहसंयोजक गुण के लिए सही है जो आपके कोवेलेंट कैरेक्टर्स होते हैं उनके लिए क्या सही है इनमें से। देखो, पूछा ये गया है कि भाई सहसंयोजक गुण जब आपका धनायन छोटा होता है और ऋणायन बड़ा होता है तो बढ़ते हैं या घटते हैं या अप्रभावित रहते हैं आपके एक तरह से। ठीक है, तो देखो, पहला स्टेटमेंट दिया आपको, छोटा धनायन व बड़ा ऋणायन होने पर बढ़ते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि छोटा धनायन और बड़ा ऋणायन होने पर सहसंयोजक गुण क्या होते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन आपको दिया है, धनायन व ऋणायन दोनों का आकार बढ़ने पर बढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं है भाई। देखो, होता क्या है, धनायन का आकार जितना छोटा होगा और ऋणायन का आकार जितना बड़ा होगा उतने ही ज्यादा उसमें सहसंयोजक गुण होंगे। ठीक है, धनायन तो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ऋणायन क्या होना चाहिए, बड़ा। तो उसके साथ ही आपके सहसंयोजक गुण क्या होते हैं, बढ़ते हैं। तो आपका ऑप्शन 1 जो है वो क्या है, करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, अगला देखो, आपको सी ऑप्शन में आपको दिया है बड़ा धनायन व छोटा ऋणायन होने पर बढ़ते हैं। तो ऐसा भी नहीं, ये भी उल्टा हो गया। तो धनायन तो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ऋणायन क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो देखो, हाँ देखो, सी में दे रखा है आपको बड़ा धनायन व छोटा ऋणायन होने पर बढ़ते हैं। तो देखो, ये तो उल्टा दे रखा है आपको, धनायन तो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ऋणायन क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ये भी गलत है और उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन भी आपका गलत है। अगला देखो, 4th नंबर क्वेश्चन है आपका, एजीबीआर में कौन सी त्रुटि पाई जाती है। एजीबीआर में जो है वो सोटकी और फ्रेंकल दोनों डिफेक्ट पाए जाते हैं, इसको याद कर लेना अच्छे से। अब देखो, मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो है वो प्रतिपादित की थी ड्रूड नामक साइंटिस्ट ने। किसने प्रतिपादित की थी, ड्रूड नामक साइंटिस्ट ने। अगला देखो, अगला क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं, देखो, अगला क्वेश्चन है, अर्धचालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर, अर्धचालक सेमीकंडक्टर है, उनकी कंडक्टिविटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उनकी जो कंडक्टिविटी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। हमेशा ध्यान रखना। देखो, चालकों की चालकता तो जो होती है ताप बढ़ने पर घटती है, अर्धचालकों की चालकता क्या होती है, बढ़ती है, और कुछ चालकों की चालकता भी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, अगला देखो, 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, क्रिस्टल में किस प्रकार के दोष यौगिकों की स्टोकियोमेट्री को बाधित करते हैं। क्या करते हैं, स्टोकियोमेट्री को बाधित करते हैं, और या तो आधिक्य धातु आयनों की उपस्थिति या धातु आयनों की कमी के कारण होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी क्रिस्टल में अगर दोष उपस्थित है, तो जैसे आप बात करते हो डिफेक्ट से पहले, एक तो आइडियल क्रिस्टल और एक डिफेक्टेड क्रिस्टल जो होता है, उस केस में क्या होता है, अगर स्टोकियोमेट्री जो है वो मेंटेन नहीं रहती है, वो अगर बाधित रहती है, तो ऐसे जो दोष होते हैं उनको बोला जाता है नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष। क्या कहते हैं उनको, नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष बोला जाता है। अब देखो, और ये जो नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष होते हैं ये होते हैं या तो इनमें धातु आयन का अधिक्य होता है या फिर धातु आयनों की कमी के कारण ये होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं ये वाले दोष, नॉन स्टोकियोमेट्री। और अगला देखो, अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पूछा गया है, I3- में संकरण है। I3- जो है इसमें क्या संकरण है। देखो, संकरण
का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा पेपर में देखने को, और एक नहीं एक से ज़्यादा संकरण पर आधारित क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कहाँ पर आपको देखना, कहीं पर आपको आकृति पूछेंगे, कहीं पर आपको संरचना पूछेंगे, कहाँ पर ज्यामिति, और कहीं पर आपको संकरण भी पूछ लेंगे। तो वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, आप संकरण आना ही चाहिए आपको, ठीक है। देखो I3 माइनस में संकरण पूछ रहा है, तो I3 है तो इसका मतलब एक आयोडीन तो क्या है, सेंट्रल है इनमें से, और दो आयोडीन क्या है, पेरिफेरल है। देखो I3 माइनस के इधर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। आयोडीन तो सेंट्रल, एक आयोडीन तो क्या है, सेंट्रल है, और उसके ऊपर देखो नेगेटिव चार्ज भी है। तो आयोडीन के वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, लेकिन एक नेगेटिव चार्ज भी लगा हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार अपन टोटल देखो, वैलेंस शेल में तो 7 ही होते हैं, लेकिन एक नेगेटिव चार्ज और दे रखा है, तो अपन नेगेटिव चार्ज का एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो दो आयोडीन जुड़े हुए हैं, तो आयोडीन हेलोजन है अपने आप में, तो हेलोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, तो दो आयोडीन जुड़ गए, एक लोन पेयर ये हो गया, एक लोन पेयर ये हो गया, एक लोन पेयर ये हो गया, 3 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 तो सिग्मा बॉन्ड है और 3 लोन पेयर, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया यहाँ पर, sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गया। कौन सा संकरण है इसमें, sp3d, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। 9 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा है CO2 की आकृति होती है, सिंपल सा है। CO2 में देखो कार्बन है, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन होने के साथ साथ देखो इसके साथ क्या जुड़े हुए हैं, इसके साथ 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, तो दोनों ऑक्सीजन को 2-2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देखो सिंपल सा है, तो कोई लोन पेयर नहीं है, तो एक एक, या एक सिग्मा और एक पाई, एक सिग्मा और एक पाई, तो 2 सिग्मा है, तो 2 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, 2 के लिए 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल किस में होते हैं, sp में होते हैं। तो sp संकरण में आकृति क्या होती है, रेखीय होती है। ज्यामिति पूछता तो भी CO2 के लिए तो रेखीय ही होती, क्योंकि इसमें कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। अगला देखो O2 माइनस का बंध क्रम है। देखो मैंने पिछली वीडियो में आपको बंध क्रम की शॉर्ट ट्रिक बताई थी, उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो मैंने कहा था पहले आपको इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। देखो ऑक्सीजन एक में कितने होते हैं, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 में कितने होंगे, 16 और 2 माइनस और जोड़ रखा है, कितना हो गया, यहाँ पर देखेंगे तो कितना हो गया, 18 हो गया। 18 की बात करें, 18 इलेक्ट्रॉन पर जो आपका बंध क्रम होता है वो कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका बंध क्रम कितना है, 1 है, ठीक है। त्रिनताक्ष ट्राइक्लिनिक के लिए निम्न में से सही है, त्रिनताक्ष के लिए निम्न में से सही है। इसमें देखो अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल बराबर नहीं होते हैं, और ना ही ये तीनों के तीनों 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, तो ये कंडीशन इसके लिए होती है। आगे देखो, अगला देखो आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको पूछा है एक घन क्रिस्टल में कुल सममिति तत्व कितने होते हैं। एक घन क्रिस्टल है, उसमें सममिति तत्व कितने होते हैं, तो सममिति तत्व टोटल अपने 23 होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 30 नंबर, ग्रेफाइट में उपस्थित कार्बन परमाणु का संकरण होता है। ग्रेफाइट में जो कार्बन परमाणु होता है उसका संकरण होता है sp2 संकरण होता है। अगला देखो चार्ल्स का नियम है, चार्ल्स का नियम जो है इसके अकॉर्डिंग प्रेशर क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, और वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रेशर यहाँ पर क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है, तो वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, टेम्परेचर के। अगला देखो गैसों का अणुगतिक सिद्धांत KTG जिसको आप बोलते हो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, किसने दी थी। सिंपल सा है, तो देखो पहला ऑप्शन ये अपना मैक्सवेल, बोल्ट्जमान और क्लॉसियस ने दी थी ये वाली थ्योरी। मैक्सवेल, बोल्ट्जमान व क्लॉसियस, इन तीनों ने मिलकर ये वाली थ्योरी दी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर, निम्न में से सम्मानित अवस्था समीकरण रिड्यूस स्टेट इक्वेशन जो है वो कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखो ये तो अपनी है, ये तो कौन सी है, आदर्श वाटरफॉल गैस समीकरण है, और ये देखो बी ऑप्शन में दे रखा आपको पाई प्लस 3/5² 3 - 1 = 8 थीटा, तो ये आपकी सम्मानित अवस्था समीकरण होती है। पाई प्लस, इधर देखो पाई प्लस 3/5² 3 - 1 = 8 थीटा, ये क्या होती है, सम्मानित अवस्था समीकरण आपकी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछ रहे हैं सर्वाधिक स्वर्ण संख्या होती है,
स्वर्ण संख्या जो है, गोल्ड नंबर जो है वो सर्वाधिक किसके लिए होता है, ये होता है स्टार्च के लिए, और कितना होता है 25 के समथिंग होता है। ठीक है। औसत वेग का मान है, औसत वेग का मान होता है, देखो मैंने पिछले वीडियो में मैं आपको तीनों वेग बताए थे, ये वाला जो है ये औसत वेग है, तो पहला ऑप्शन आपका सही है इसमें। ये होता है मोस्ट प्रोबेबल VMP, अधिकतम संभावित वेग जो है वो 2RT/m है, और ये आपका VRMS। ठीक है, तो ये तीनों मैंने इसमें लिखे हैं, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, एवरेज वेलोसिटी। ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी। अगला देखो, देखो अगला क्वेश्चन है अपना, यदि 6PR = 720 है तो R का मान है। ठीक है, R का मान कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। देखो कैसे आ रहा है, इसको सोल्व करते हैं। इसमें देखो होता क्या है, जो आपके इधर लिखा हुआ है P, और ऊपर में जो संख्या है वो 6 है, और इधर R का मान बताना आपको। देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ लिखेंगे अपन, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस R। ठीक है, कहने का मतलब फॉर्मूला होता है ये आपका फैक्टोरियल 6, और 6 की जगह n की जगह आपके पास 6 है, फॉर्मूला तो होता है फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस फैक्टोरियल n माइनस R। ठीक है, इसके इक्वल आपको कितना दे रखा है, 720 दे रखा है। ठीक है, तो देखो 720 को इधर लेके आएंगे और इसको इधर लेके जाएंगे। देखो फैक्टोरियल 6 अपॉन 720 फैक्टोरियल इक्वल टू क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 6 माइनस R। ठीक है, ये आ जाएगा 6 माइनस R आ जाएगा आपके पास। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो इधर लिखेंगे, तो फैक्टोरियल 6 इक्वल टू होता है 720, और नीचे भी क्या है 720 है, और आगे आ जाएगा आपका फैक्टोरियल 6 माइनस R। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा इक्वल टू फैक्टोरियल 6 माइनस R। ठीक है, अब देखो R का मान क्या रखें कि यहाँ पर फैक्टोरियल क्या आ जाए, फैक्टोरियल का मान 1 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर फैक्टोरियल का मान यहाँ 6 इक्वल टू 6 माइनस 6 करते हो आप यहाँ पर, ठीक है, तो आपका आता है 0। कहने का मतलब ये हुआ 0 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 का मान क्या होता है, 1 होता है अपना। ठीक है, देखो अगर यहाँ पर जो भी संख्या दी हुई है उनके अकॉर्डिंग अपन लिखेंगे यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पर R का मान 6 रख रहे हो आप, तो 6 रखोगे तो 6 माइनस 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ पर इसका मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 6 माइनस R इक्वल टू 0 आना चाहिए, तो क्या आ जाएगा 6 माइनस 6 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब R का मान कितना आ जाएगा आपके पास, 6 आ जाएगा। देखो log 0 का मान है अपना इनफाइनाइट, log 0 का मान है अपना इनफाइनाइट। अगला देखो वेस्पर सिद्धांत निर्भर करता है, वेस्पर थ्योरी में देखो इसके नाम में ही छुपा हुआ है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है, मतलब ये जो थ्योरी होती है ये किस पे डिपेंड करती है, रिपल्सन फोर्स पे, प्रतिकर्षण बल पर। ठीक है, अगला है आपका चतुष्फलकीय संरचना का त्रिज्या अनुपात क्या होता है, चतुष्फलकीय संरचना का त्रिज्या अनुपात होता है 0.225 होता है। ठीक है, अगला देखो अपना 23 नंबर है आपका, इनमें से कौन पायस है। इमल्सन जो है वो किसको बोलते हो आप, इमल्सन होता है द्रव का द्रव में जो आपका सॉल्यूशन होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, पायस बोलते हैं। अगला देखो 3 संक्रमण अवस्थाएं किसमें पाई जाती है। देखो पहले एक मॉडल पेपर में मैंने लिखा था 2 संक्रमण अवस्थाएं किसमें पाई जाती है, तो उसका उत्तर था कोलेस्टेरिक माइरिस्टेट एस्टर। ये जो है इसकी कितनी संक्रमण अवस्था पाई जाती हैं, 2 संक्रमण अवस्था पाई जाती हैं, 2 संक्रमण अवस्था पाई जाती हैं। ठीक है, और ये जो है पेरा एमिनोसिनेमेट, इसकी कितनी पाई जाती है, 3 संक्रमण अवस्था। अब देखो क्रांतिक दाब का मान होता है PC जो है इसका मान होता है A/27B²। ठीक है, कितना होता है 27B² इसका मान होता है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला देखो, अगला है आपका 26 नंबर क्वेश्चन है,
6 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है, बीसीसी यूनिट सेल में ए और आर के बीच संबंध है। बीसीसी यूनिट सेल जो है बॉडी सेंटर्ड क्यूब, उसके लिए ए व आर का मान क्या है। इसके लिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, ए इक्वल टू 4r/√3। अगला है सीजियम बी आर किस प्रकार की क्रिस्टलीय संरचना में होता है। सीजियम बी आर जो है वो आपका किस में रहता है, बीसीसी संरचना में होता है, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूब में। निम्न में से वाइट सूचकांक के लिए मिलर सूचकांक है। देखो इधर बता देती हूँ मैं, वाइट सूचकांक आपको दे रखे हैं 1 2 2। देखो पहले ही बता रखा है मैंने, वाइट सूचकांक को आप मिलर सूचकांक में कन्वर्ट करते हो तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, इनको इन्वर्स करना है, ठीक है, 1/1 1/2 1/2। फिर इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए 2 से इंटू करेंगे तो 2 1 1 आ जाएगा। इसका ये क्या है, मिलर सूचकांक है, तो इसका मिलर सूचकांक आ जाएगा 2 1 1 आ जाएगा, ठीक है। 2 2 1 भी गलत है, 1 1 1 भी गलत है, और 2 1 2 भी इसका गलत है। अगला देखो, किस परिस्थिति पर गैस आदर्श व्यवहार, अगला क्वेश्चन है आपका, किस परिस्थिति पर गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। निम्न दाब और उच्च ताप, ये दो कंडीशन ऐसी हैं जिन पर कोई भी गैस जो है वो आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। तो ए और बी ऑप्शन सही है, निम्न दाब और उच्च ताप। अगला देखो, अंतराफलक कोण की स्थिरता का नियम को किस अन्य नाम से जाना जाता है। अंतराफलक कोण की स्थिरता का नियम जो है इसको स्टेनो के नियम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन है आपका, बीसीसी यूनिट सेल में प्रभावी परमाणु एक यूनिट सेल में होते हैं। देखो पिछले मॉडल पेपर में मैंने एफसीसी वाला लिखा था, एफसीसी में होते हैं 4, ठीक है। 4 जो है वो किस में होते हैं, एफसीसी में होते हैं, और 2 जो है वो किस में होते हैं, बीसीसी में होते हैं। अगला देखो, गैस स्थिरांक का लीटर एटमॉस्फेयर में मान होता है। गैस स्थिरांक जो आर लिखते हो आप आदर्श गैस इक्वेशन में, उसका मान लीटर एटमॉस्फेयर में होता है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर, ठीक है, ये इसका मान होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अगला है आपका 33 नंबर क्वेश्चन, आर्सेनिक की डोपिंग से किस प्रकार का अर्धचालक बनता है, ठीक है। आर्सेनिक जो है वो है नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है, ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है। देखो कार्बन के बाद में आता है नाइट्रोजन फैमिली का नंबर, ठीक है। अगर आप नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर इसके अंदर ऐड करते हो, ठीक है, कार्बन तो अपने आप क्या मानते हो, अर्धचालक मानते हो कार्बन फैमिली वाले, तो कार्बन सिलिकन और नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक, ये जो है ये क्या, इनके क्या करवाते हो आप, इन अर्धचालकों की चालकता बढ़ाने के लिए 13वें ग्रुप या 15वें ग्रुप की 14 ग्रुप में क्या करवाते हो, डोपिंग करवाते हैं, जिससे इनकी चालकता बढ़ जाती है। तो अगर आप 13वें ग्रुप की डोपिंग करवाते हो तब तो क्या बनते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं। और अगर आप 15 ग्रुप के एलिमेंट जो हैं उनकी डोपिंग करवाते हो, जैसे ये 15 ग्रुप का था आपका आर्सेनिक, इनकी डोपिंग करवाते हो तो इससे बनते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं। कौन से बनते हैं, एन टाइप। और अगर आप 13 ग्रुप की डोपिंग करवाते हो तो क्या बनते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं। तो ये आप ये अपना है 15 ग्रुप का, तो कौन से सेमीकंडक्टर बनेंगे यहाँ पर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगला है अपना, गैसों की औसत गतिज ऊर्जा समानुपाती होती है। सिंपल सा है, गैसों की औसत गतिज ऊर्जा जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो औसत गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा, ठीक है, क्योंकि टक्कर बढ़ती जाएगी तो गतिज ऊर्जा भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी यहाँ पर। अगला देखो, अगला क्वेश्चन आपका, इस क्वेश्चन में पूछा आपको 11 और फैक्टोरियल, और यहाँ पे नीचे है 7 और ये 4 है, तो इसका मान पूछा है। तो आप यहाँ पर लिखोगे, इसको सोल्व करेंगे तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8। अब देखो 7 से आगे वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, 7 से, और ये है 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 4 से तो ये कैंसिल आउट करोगे तो आप ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 से 3 हो जाएगा इधर, और ये 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इनको आप इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा, सीधा सा ये तो 6 है, और 6 55, ये 11 को 5 से इंटू करोगे तो 55, और इधर 6 से इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा 0 और 33, 330 आ जाएगा। ये आ जाएगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
अगला देखो H2O के अणु में बंद कोण सिंपल सा है। H2O के अणु में कितना होता है 104 डिग्री 5 मिनट होता है। क्योंकि इसमें लॉन पेयर होते हैं तो उसके कारण इसका बंद कोण जो है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। देखो इस प्रकार से आप स्ट्रक्चर पढ़ते हो इसकी, तो ये लॉन पेयर होते हैं तो इनके रिपल्सन के कारण ये रिपल्सन करते हैं इधर, तो ये जो बॉन्ड एंगल है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और कितना हो जाता है 104 डिग्री 5 मिनट। ठीक है, ये इधर क्या करते हैं, इनके साथ रिपल्सन दर्शाते हैं, तो ये बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, अंदर की ओर झुक जाता है। और होना तो चाहिए था चतुष्फलकीय में 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था, लेकिन घट करके कितना हो जाता है 104 डिग्री 5 मिनट, क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं, लोन पेयर। अगले देखो स्नेल का नियम है। स्नेल का नियम होता है n इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, ये इसका उत्तर है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है घूर्णन क्रिस्टल विधि किसने प्रतिपादित की। सिंपल सा ही, किसने प्रतिपादित की थी, डिपाई स्केलर ने। अगला है प्रत्येक आयन के चारों ओर धनात्मक या ऋणात्मक आयनों की संख्या है, उसको बोलते हैं उप सहसंयोजक संख्या, या दूसरा नाम है इसका समन्वय संख्या। कोई भी आयन होता है उसके चारों ओर जो भी धनात्मक या ऋणात्मक आयन जुड़े होते हैं वो उस आयन की क्या कहलाती है, उप सहसंयोजक समता या समन्वय संख्या कहलाती है। उप सहसंयोजक संख्या या फिर समन्वय संख्या कहलाती है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है बंध क्रम का सूत्र क्या होता है। बंध क्रम ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है बॉन्डिंग में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में उपस्थित इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2, ये होता है इसका फॉर्मूला NB माइनस NA अपॉन 2। ठीक है, अगला है फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फ्लोरीन जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है आपको। फ्लोरीन जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 9, तो 9 के अकॉर्डिंग 1s2 2s2 2p5, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p5, टोटल 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अपन इजीली इसको फिल कर सकते हैं। अगला है 1927 में सर्वप्रथम संयोजकता बंध सिद्धांत VBT जो है वो किसने दी थी। ये दी थी हिटलर और लंदन ने दी थी। 1927 में सर्वप्रथम जो VBT दी गई थी वो दी गई थी हिटलर और लंदन के द्वारा। अगला देखो 6C2 का मान क्या है। 6C2 का ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन क्या आ जाएगा 2 6 माइनस 4 क्या आ जाएगा इक्वल टू लिखेंगे तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ क्या बचेगा, ऊपर तो 6 इंटू 5 अपॉन इधर क्या बचेगा 2, क्योंकि 4 से आगे वाले तो इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 2 3 कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, क्या आ जाएगा 15 इसका उत्तर आ जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। अगला देखो मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण के अनुसार गैसों के वेग का क्रम है। देखो सबसे अधिक जो होता है वो होता है 1.22, एक होता है 1.12 और एक होता है 1। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ये हुआ, ये होता है V मोस्ट प्रोबेबल, एक होता है V एवरेज और एक होता है VRMS। ठीक है, ये है अधिकतम संभावित वेग, ये है औसत वेग और ये है वर्गमूल माध्य वेग। तो सबसे ज़्यादा होता है वर्गमूल माध्य वेग, उससे कम होता है एवरेज और उससे कम होता है मोस्ट प्रोबेबल। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन में आपको पूछा है जब दो समान तत्वों के परमाणु मिलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा आपको, जब दो समान तत्वों के परमाणु मिलते हैं तो एक द्विपरमाणु अणु बनता है, तो इसे क्या कहते हैं। समान तत्वों के मिलेंगे तो उनको क्या बोलेंगे, समनाभिकीय द्विपरमाणु अणु बोलते हैं। ठीक है, अगला है निम्न में से किसका अस्तित्व नहीं है। मैंने पहले भी बताया था जिन भी अणुओं के लिए बंध क्रम का मान क्या होता है 0 होता है, उनका अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, वो अस्तित्व में नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हीलियम दे रखा ऑप्शन में, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या होता है 0 होता है, तो इसका अस्तित्व नहीं है। नाइट्रोजन का तो अपने को पता ही है भाई 3 होता है इसका, और C2 का 2 होता है, लिथियम का 1 होता है। ठीक है, एक S कक्षक 3 P कक्षक व 2 D कक्षकों के मिश्रित होने से बनते हैं। एक तो S है 3 P है और 2 D है, तो कितने बनेंगे, जितने भाग ले रहे हैं उतने बनेंगे, 1 और 3 4 और 2 5, सॉरी 6 क्या बनेंगे sp3d2 संकृत कक्षक बनेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो
अगला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, बंद ऊर्जा जो है, बंद ऊर्जा का क्रम है, बंद ऊर्जा जो है वो सबसे ज़्यादा होती है आपकी sp की, फिर क्या होती है sp2 की, और फिर किसकी होती है sp3 की। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। अगला है 49, ऑक्सीजन अणु की प्रकृति है। ऑक्सीजन अणु की जो प्रकृति होती है वो होती है अनुचुंबकीय, और ये किसने सिद्ध किया था? एमओटी ने ये सिद्ध किया था, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी ने। और आपको पूछा जाए वीबीटी के अनुसार, वीबीटी के अनुसार ऑक्सीजन की प्रकृति कैसी होती है, तो ऑक्सीजन बताता है उसको प्रतिचुंबकीय बताता है, ठीक है, वीबीटी के अनुसार, और एमओटी के अनुसार अनुचुंबकीय, जो सही है, ठीक है। द्रव क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, स्मेटिक और नेमेटिक, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है आपका 51 नंबर। 51 नंबर में आपको पूछा है, क्रिस्टल एक्सरे के लिए ग्रेटिंग के रूप में कार्य कर सकता है, यह किसने बताया था? ये पूछा गया है कि क्रिस्टल जो है आपका एक्सरे के लिए ग्रेटिंग के रूप में कार्य कर सकता है, यह बताया था लाउ। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, लाउ नामक साइंटिस्ट था, उन्होंने बताया था। एक CO2 अणु निश्चित तापमान पर 45 मीटर पर सेकंड पर गति करता है, उसी तापमान पर एक ऑक्सीजन अणु का वेग क्या होगा, ठीक है। CO2 जो है इसका आपको क्या दे रखा है? गति दे रखी है, और आपको क्या पूछ रहा है? ऑक्सीजन अणु का वेग पूछ रहा है। देखो इसमें आपका जो फॉर्मूला होता है, विसरण की दर का फॉर्मूला आता है अपना, वो आता है V1/V2 इक्वल टू √m2/m1, ठीक है। तो आपको क्या दे रखा है यहाँ पर? अगर आप देखोगे तो आपको दे रखा है, जैसे V1 CO2 का मान लेते हैं अपन, V1 इक्वल टू दे रखा आपको 45, M1 क्या होता है CO2 के लिए? 44 होता है, और ऐसे ही V2 आपको कैलकुलेट करना है, और M2 क्या है आपका ऑक्सीजन के लिए कितना होता है? 32 होता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? फॉर्मूले में पुट करो आप, V1 कितना है? 45, V2 आपको कैलकुलेट करना है, इक्वल टू M2 कितना है? 32/44। इसको आप सोल्व करोगे तो आएगा 52.8 मीटर पर सेकेंड। आप सोल्व कर लेना इसको। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है आपका 53 नंबर। 53 में आपको पूछा है, क्रांतिक आयतन का मान है VC। देखो जैसे TC, PC और VC, वैसे ही VC आपका क्रांतिक आयतन, क्रांतिक आयतन होता है 3B, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें संपीड्यता अधिक होती है? संपीड्यता का मतलब जिसको कंप्रेस आप बहुत ज़्यादा कर सकते हो, वो होता है आपका गैस जो है, उसमें संपीड्यता क्या होती है? बहुत अधिक होती है, ठीक है। अगला देखो, एक पायस में ग्लोब्यूल का व्यास कितना होता है? इमल्सन होता है, उसमें जो ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनका व्यास होता है 0.25 से 25 माइक्रोमीटर, ठीक है, याद करना है। बर्फ की संरचना में H2 अणु की आकृति होती है, सबको पता है बर्फ की संरचना में H2 अणु क्या होता है? चतुष्फलकीय होता है। अगला देखो, ClF3 में संकरण व आकृति है। ClF3 सेंट्रल एटम क्या है आपका? क्लोरीन। क्लोरीन क्या है? हेलोजन है। तो इसमें देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 क्या जुड़े हुए हैं? फ्लोरीन। ये लो 3 फ्लोरीन जोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब क्या बचा? एक लोन पेयर ये बच गया, और एक लोन पेयर ये बच गया आपका। तो 2 लोन पेयर है, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर। हाइब्रिडेशन कौन सा हो गया? हाइब्रिडेशन इसका हो गया, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते, चलो। हाइब्रिडेशन हो गया sp3d, 5 के लिए sp3d होता है। अब देखो 2 लोन पेयर हैं और 3 बॉन्ड पेयर है आपके, ठीक है। तो इसमें देखो लोन पेयर जो है उसको तो एडजस्ट करना आपको कहाँ पर? त्रिकोणीय संरचना में ही एडजस्ट करना पड़ेगा। ClF कितने F है? 3 है। तो इस प्रकार से इनको बना लेते हैं। F इधर F है आपका, और इधर F, एक लोन पेयर इधर एडजस्ट कर देते हैं, एक लोन पेयर इधर। देखो लोन पेयर इधर ही एडजस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड एंगल मैक्सिमम है, 120 डिग्री है, इसलिए लोन पेयर को यहाँ पर एडजस्ट करते हैं कि इनका जो रिपल्सन है वो कम से कम हो, ठीक है। तो ये जो शेप बन रही है वो T शेप बन रही है, ठीक है। कैसी शेप बन रही है? T शेप बन रही है। और हाइब्रिडेशन कौन सा निकाला अभी आपने? sp3d। तो इसमें sp3d संकरण होगा, और कैसी आकृति होगी? T शेप इसकी आकृति होगी। अगला देखो, CO और NO- के लिए बंद क्रम क्या होगा? CO में इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं भाई? कार्बन में है 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8, 6 और 8 14 इलेक्ट्रॉन है। 14 इलेक्ट्रॉन के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो होता है 3। आगे देखो NO-,
नाइट्रोजन में 7 हैं, ऑक्सीजन में 8 हैं, और 7 नाइट्रोजन में 7 हो गए और इसमें कितने हो गए, 8 हो गए, तो कितना हो गया, और एक क्या जुड़ गया, इसका और जुड़ गया एक और भी, एक इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हो गए, 16 हो गए। 16 इलेक्ट्रॉन के लिए जब बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हो तो 2 आता है, ठीक है। तो कितना आएगा, 3 और 2, CO के लिए 3 आएगा, ये तो 3 और 4 है ये, हाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, 3 और 2। तो इस प्रकार 58 क्वेश्चन कंप्लीट हुए अपने, 2 क्वेश्चन और बच गए हैं, वो और कंप्लीट कर लेते हैं अपन। देखो अपना अगला क्वेश्चन है, घनीय संरचना के लिए उप सहसंयोजक संख्या या समन्वय संख्या क्या होती है। घनीय संरचना के लिए उप सहसंयोजक क्षमता, सॉरी ऑप्शन में लिखा नहीं इसमें, ये 8 है। घनीय संरचना के लिए जो समन्वय संख्या होती है वो 8 होती है। अगला देखो द्विध्रुव आघूर्ण का क्रम। द्विध्रुव आघूर्ण किसमें पूछा, एक तो NH3 में, ठीक है। NH3 जो होता है वो इस प्रकार से होता है, देखो, और एक है आपका NF3, N, इसमें भी लोन पेयर है, F और F और F, ठीक है। देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, यहाँ पर जो लोन पेयर, सॉरी लोन पेयर का अपने ही साइड होता है अपना, ठीक है। इधर देखो, इधर जो होगा हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज़्यादा, तो नाइट्रोजन की ओर ही होगी डायरेक्शन, ठीक है। इधर भी नाइट्रोजन की ओर और इधर भी नाइट्रोजन की ओर। ऑल ओवर यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट आता है वो 0 नहीं होता है, ठीक है, एक ही साइड जा रहे हैं सारे, और इसका मान होता है समथिंग 1.46 डी/, ठीक है। यहाँ पर देखो लोन पेयर का क्या होता है, अपनी साइड जाएगा, और इधर देखो नाइट्रोजन से ज़्यादा विद्युत फ्लोरीन की है, तो डायपोल मोमेंट किस साइड होगा, फ्लोरीन की साइड होगा, और लगभग यहाँ पर होता है μ = 0.25 डी/, होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट है, देखो यहाँ डायपोल मोमेंट कम ही होगा क्योंकि एक अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, और इधर जो इनका रिजल्टेंट है ये इसके अपोजिट में है। इधर देखो सारे एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ डायपोल मोमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, किसकी तुलना में, NF3 की तुलना में। तो NH3 का डायपोल मोमेंट जो है वो ग्रेटर देन होता है किसके, NF3 के। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। तो इस प्रकार अपने ये वाला मॉडल पेपर कंप्लीट किया है। टोटल अपने अभी तक 3 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोग इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। और जो भी कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप लिख सकते हो, उसका उत्तर मैं बता दूंगी आपको। थैंक यू।